नमस्कार। आज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सबके अंदर हर पल चलता रहता है, लेकिन जिसे समझना कभी-कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि भावनाएं बस किसी लहर की तरह आईं और आपको बहा कर ले गईं, या फिर आप किसी नेगेटिव सोच या कह लीजिए चिंता के एक चक्रव्यूह में फंस गए हो? हाँ, ये बहुत आम अनुभव है। तो आज इसी उलझन को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास आज कुछ दिलचस्प सामग्री है। एक तो है थियोबो मॉरिस की बेस्ट सेलिंग किताब मास्टर योर इमोशंस। दुनिया भर में इसकी लाखों कॉपीज बिकी हैं। जी हाँ, काफी पॉपुलर किताब है ये। साथ ही हम इस किताब पर एक समीक्षा को भी देखेंगे, लेखक का अपना नजरिया, उनके एक इंटरव्यू से जानेंगे, और डॉक्टर पैट्रिक कीलन का एक लेख भी है जिसमें भावनात्मक महारत के कुछ अहम नियमों की बात की गई है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद ये है कि इन सभी स्रोतों से जो सबसे ज़रूरी बातें हैं, जो प्रैक्टिकल तरीके हैं, उन्हें निकालें। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये भावनाएं आखिर बनती कैसे हैं और क्या हम इन्हें अपने काबू में कर सकते हैं, ताकि ये हमें ना चलाएं बल्कि हम इन्हें सही दिशा दे सके। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस सफ़र पर निकलते हैं। सबसे पहले तो यही सवाल है कि ये भावनाएं आखिर हैं क्या? किताब में एक जो खास बात कही गई है वो ये है कि भावनाएं सिर्फ बाहर जो हो रहा है उसका नतीजा नहीं है। अक्सर ये हमारे अपने विचारों, हमारे विश्वासों और हम चीजों को कैसे देखते हैं, हमारी व्याख्या से, उससे पैदा होती हैं। ये थोड़ा सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल, ये एक बहुत ही बुनियादी बदलाव है हमारी सोच में। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं ना कि उसने मुझे गुस्सा दिलाया या इस सिचुएशन ने मुझे दुखी कर दिया। हाँ हाँ, बिल्कुल। ब्लेम बाहर डाल देते हैं। हाँ, लेकिन मॉरिस और कई साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि घटनाओं और हमारी भावनाओं के बीच में एक बहुत जरूरी कड़ी है। वो है हमारी अपनी व्याख्या, हमारा इंटरप्रिटेशन। अच्छा। और आज के दौर में तो ये समझना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। लगातार काम का प्रेशर, सोशल मीडिया पर वो तुलना चलती रहती है, इन्फॉर्मेशन का इतना शोर, इन सबसे एक तरह की इमोशनल थकावट महसूस होना बहुत आम बात हो गई है। हाँ, ये इमोशनल थकावट शब्द बिल्कुल सही है। और मॉरिस ना दो तरह की भावनाओं में फर्क करते हैं। एक होती हैं सहज भावनाएं, स्पॉन्टेनियस, जो किसी घटना पर तुरंत आती हैं और अगर हम उन पे टिके ना रहे तो चली भी जाती हैं। अच्छा। जैसे मान लीजिए ट्रैफिक में फंस गए तो थोड़ी झुंझलाहट हुई। और दूसरी होती है निर्मित भावनाएं, कंस्ट्रक्टेड। ठीक है। ये हमारे सोचने के पैटर्न से बनती हैं। जैसे कोई पुरानी गलती या असफलता के बारे में लगातार सोचते रहना और दुखी महसूस करना। ये ज्यादा देर टिकती हैं और ज्यादा परेशान करती हैं। अच्छा, तो ये निर्मित वाली ज्यादा खतरनाक है, कह सकते हैं। और इमोशनल मास्टरी का मतलब इन्हें दबाना नहीं है, बल्कि इन्हें समझना है और खासकर इन निर्मित भावनाओं को संभालना सीखना है। तो ये जो निर्मित भावनाएं हैं जो हमारे सोचने से बनती हैं, इन्हें समझने के लिए मॉरिस एक फॉर्मूला जैसा देते हैं, एक समीकरण। I+I+R=E। सुनने में थोड़ा गणित जैसा लग रहा है। हाँ हाँ, लगता है, पर है बड़ा सीधा। आई यानी इनपुट, मतलब बाहरी घटना। ठीक है। दूसरा आई यानी इंटरप्रिटेशन, मतलब आपने उस घटना को समझा कैसे, उसकी व्याख्या क्या की। ओके। आर यानी रेजिस्टेंस, मतलब आप उस भावना से कितना लड़े, उसे कितना नकारा। और इन सब का नतीजा है ई यानी सेल्फ जेनरेटेड इमोशन, आपकी खुद की पैदा की हुई भावना। अच्छा, तो बाहरी घटना प्लस हमारी सोच प्लस हमारा विरोध = हमारी भावना। हाँ, मोटे तौर पर यही। और ये समीकरण ये दिखाता है कि असली कंट्रोल, असली शक्ति कहाँ है। देखो, इनपुट यानी बाहरी घटना वो अक्सर हमारे कंट्रोल में नहीं होती। सही बात है। जो बुरा कह सकता है, ये सब हो सकता है, लेकिन जो दो चीजें हमारे हाथ में है वो है व्याख्या और प्रतिरोध। अच्छा, उदाहरण से समझाएंगे इसे? हाँ बिल्कुल। मान लो इनपुट है, बॉस ने आपके काम की आलोचना की, क्रिटिसाइज किया। ठीक है। अब व्याख्या, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझसे कुछ ठीक होता ही नहीं। ओए, ये तो बहुत नेगेटिव व्याख्या हो गई। हाँ, और फिर प्रतिरोध, शर्म महसूस करना, बॉस से नजरें चुराना, वो जो फीडबैक है उसे सुनने से ही इनकार कर देना अंदर ही अंदर। तो नतीजा क्या हुआ? खुद से यानी स्वनिर्मित भावना, गहरी निराशा, शायद नौकरी छोड़ने का ख्याल आना, इस तरह की भावनाएं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अगर उसी सिचुएशन में व्याख्या बदल दी जाए, जैसे सोचा जाए कि बॉस की आलोचना शायद इसलिए है क्योंकि वो मुझसे बेहतर काम चाहते हैं, ये तो सीखने का एक मौका है। बिल्कुल। और प्रतिरोध कम किया जाए, शर्म या गुस्से से लड़ने के बजाय ये माना जाए कि हाँ, बुरा तो लग रहा है आलोचना सुनना, पर ठीक है, जरूरी है।
तो नतीजा यानी भावना भी बदल जाएगी। बिल्कुल बदल जाएगी। शायद थोड़ी निराशा तब भी हो, थोड़ी देर के लिए बुरा लगे, लेकिन वो गहरी हताशा या खुद को बेकार महसूस करने वाली भावना नहीं होगी। हाँ, ये अपनी भावनाओं की लगाम अपने हाथ में लेने जैसा है। ये मानना कि हमारी फीलिंग सिर्फ बाहर क्या हो रहा है उसका आईना नहीं है, बल्कि हमारी अंदर की दुनिया का भी प्रतिबिंब है, और यहीं से मतलब बदलाव की गुंजाइश पैदा होती है। ये तो कमाल की बात है। अब भावनाओं को संभालने का एक और नजरिया डॉक्टर पैट्रिक केलिन के लेख से मिलता है। उन्होंने भावनात्मक महारत के 3 नियम बताए हैं। क्या ये मॉरिस के विचारों जैसे ही हैं या कुछ अलग हैं? ये काफी हद तक मिलते जुलते हैं, लेकिन शायद उन्हें अलग ढंग से ज्यादा नियमों की शक्ल में पेश करते हैं। पहला नियम है सटीकता से सोचें, थिंक एक्यूरेटली। सटीकता से सोचें। हाँ, ये सीधे सीधे मॉरिस की व्याख्या बदलने वाली बात से जुड़ता है। जब कोई तेज भावना महसूस हो, खासकर नेगेटिव भावना, जिसे डॉक्टर कीलन हॉट थॉट या गरम विचार कहते हैं, जैसे मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगा, तो रुककर सबूत तलाशें। सबूत मतलब क्या ये वाकई में सच है? क्या इसके पक्ष में कोई ठोस सबूत है? और क्या इसके विपक्ष में भी कोई सबूत है? क्या कोई और नजरिया हो सकता है? मतलब अपनी उस पहली तीव्र सोच को चैलेंज करना। लेकिन क्या ये हमेशा इतना आसान होता है? जब कोई बहुत ज्यादा गुस्से में हो या डरा हुआ हो, तब क्या वो रुककर ठंडे दिमाग से सबूत तलाश सकता है? उस वक्त तो शायद दिमाग काम ही नहीं करता। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। ये आसान नहीं है, खासकर उन तीव्र भावनाओं के पलों में। ये एक प्रैक्टिस है, एक स्किल है, जिसे धीरे धीरे डेवलप करना पड़ता है। अच्छा, हो सकता है शुरू में आप भावना गुजर जाने के बाद ही ये विश्लेषण कर पाएं, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से आप भावना उठते समय भी थोड़ी थोड़ी जागरूकता ला सकते हैं। लक्ष्य परफेक्शन नहीं है, बस थोड़ी बेहतर प्रतिक्रिया देना है। ये सटीक सोच उस भावना की आग को, उसकी तीव्रता को थोड़ा कम करने में मदद करती है। समझ रहा हूँ, प्रैक्टिस की बात है। हाँ, अब दूसरा नियम है, भावनाओं को न तो नकारें, न ही उनका आंख बंद करके पालन करें। उन्हें स्वीकार करें, neither deny nor obey emotions, accept them। ये मॉरिस के प्रतिरोध कम करने वाले आइडिया जैसा लग रहा है। हाँ, काफी मिलता जुलता है। भावनाओं से लड़ना या उन्हें दबाना उन्हें और शक्तिशाली बना देता है। वो अंदर ही अंदर बढ़ती रहती हैं, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ इसलिए कुछ करना क्योंकि आप वैसा महसूस कर रहे हैं, जिसे इमोशनल रीजनिंग कहते हैं, वो भी खतरनाक है। इमोशनल रीजनिंग? जैसे मुझे डर लग रहा है, इसका मतलब ये सिचुएशन जरूर खतरनाक होगी, या मुझे गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब सामने वाला जरूर गलत है। डॉक्टर कीलन कहते हैं, भावनाओं को सलाहकार समझें, मालिक नहीं। सलाहकार मालिक नहीं? वाह, ये अच्छा फ्रेज है। हाँ, उनकी सुने, वो शायद कुछ जरूरी बता रही हूँ, लेकिन आखिरी फैसला सोच समझ कर लें, सिर्फ भावना के बहाव में बहकर नहीं। ये सुनना तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में जब कोई भावना बहुत हावी हो जाती है, तो उसे सिर्फ सलाहकार की तरह देखना मुश्किल हो सकता है। हाँ, मुश्किल जरूर है, और इसीलिए तीसरा नियम शायद और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दीर्घकालिक पीड़ा से बचने के लिए अल्पकालिक दर्द सहन करें। टॉलरेट शॉर्ट टर्म पेन टू अवर्ट लॉन्ग टर्म सफरिंग। अल्पकालिक दर्द सहें मतलब? इसका मतलब है कि जिंदगी में जो भी चीजें मायने रखती हैं, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हो, कुछ नया सीखना हो, उनमें थोड़ी बहुत भावनात्मक असुविधा, मतलब थोड़ी चिंता, थोड़ी बोरियत, रिजेक्शन का डर, ये सब शामिल होगा ही। हाँ, ये तो होता है। अगर हम इस छोटे मोटे दर्द से बचने के लिए उन चीजों को करना ही छोड़ दें, तो हम लंबे समय में ज्यादा बड़ी पीड़ा को न्योता देते हैं, जैसे अकेलापन, जिंदगी में ठहराव आ जाना, या बाद में पछतावा होना। अच्छा, जैसे कोई जरूरी बातचीत करनी है किसी से, पर डर लग रहा है कि बहस हो जाएगी, तो उसे टालते रहना। बिल्कुल, वो बातचीत टालना उस वक्त तो आसान लगता है, वो अल्पकालिक दर्द से बचना हुआ, लेकिन बाद में शायद रिश्ते में ज्यादा बड़ी समस्या खड़ी हो जाए, वो दीर्घकालिक पीड़ा हुई। तो ये नियम हमें थोड़ी हिम्मत करने और जरूरी कामों से जुड़ी जो थोड़ी बहुत मुश्किल या असहजता है, उसे सहने के लिए तैयार करता है। ये तीनों नियम और वो समीकरण तो समझ आ गए, लेकिन इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें कैसे? यही शायद मॉरिस की किताब की वो 31 रणनीतियां काम आती होंगी। वो सुनने में काफी प्रैक्टिकल लगती है। हाँ, बिल्कुल, वो रणनीतियां इन बड़े सिद्धांतों को जमीन पर उतारने का काम करती हैं। वो छोटे छोटे बदलाव हैं जिन्हें कोई भी आजमा सकता है। जैसे कौन सी? कुछ उदाहरण देंगी? हाँ, जैसे एक है भावना को नाम दें, नेम द इमोशन। मतलब सिर्फ ये महसूस करने की जगह कि मैं चिंतित हूँ,
रुक कर कहें ये चिंता की भावना है। अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे एक मनोवैज्ञानिक दूरी बनती है। आप उस भावना से थोड़ा अलग होकर उसे देख पाते हैं, जैसे आप उसे ऑब्जेक्टिवली देख रहे हो। ये दूसरे नियम स्वीकृति से जुड़ता है। आप भावना को स्वीकार कर रहे हैं, उसे नाम दे रहे हैं, उससे लड़ नहीं रहे। दिलचस्प है। और वो अपने शरीर का उपयोग करें वाली रणनीति, क्या सच में सिर्फ सीधे बैठने या गहरी सांस लेने से फर्क पड़ता है? अरे बिल्कुल फर्क पड़ता है। हमारा मन और शरीर जुड़े हुए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। जब हम तनाव में होते हैं तो अक्सर कंधे झुक जाते हैं, सांसें तेज और छोटी हो जाती हैं। हाँ, होता है। जानबूझकर अपनी पोस्चर बदलना, सीधे बैठना, गहरी धीमी सांस लेना, थोड़ा पानी पीना, ये शारीरिक क्रियाएं हमारे नर्वस सिस्टम को शांत होने का सिग्नल भेजती हैं और हमारी मानसिक स्थिति को तुरंत बदल सकती हैं। ये बहुत ही सरल और असरदार उपाय है। अच्छा। इसी तरह छोटे लक्ष्य बनाने की रणनीति तब बहुत काम आती है जब कोई काम बहुत बड़ा या मुश्किल लगता है और चिंता पैदा करता है। हाँ, प्रोक्रास्टिनेशन होने लगता है फिर। बिल्कुल। तो उस बड़े काम को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ लेना, इससे वो भारीपन कम होता है और शुरुआत करने में मदद मिलती है। ये तीसरे नियम अल्पकालिक दर्द सहना को आसान बनाता है। आप बड़े दर्द पूरा काम से बच नहीं रहे, बल्कि उसे छोटे सहने लायक हिस्सों में बांट रहे हैं। ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। एक और रणनीति जो मुझे काफी अच्छी लगी वो है कृतज्ञता रीसेट, ग्रैटिट्यूड रीसेट। हाँ। रोज 3 अच्छी चीजें लिखना। ये कैसे काम करता है? ये हमारे दिमाग के डिफॉल्ट मोड को बदलने में मदद करता है। हमारा दिमाग अक्सर नेगेटिव चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है। इसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं। ये सर्वाइवल के लिए जरूरी रहा होगा कभी। हाँ। खतरों पर ध्यान देना। हाँ, तो जानबूझकर अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने से हम अपने दिमाग को पॉजिटिव चीजें खोजने के लिए ट्रेन करते हैं। ये पहला नियम सटीकता से सोचने का ही एक रूप है। आप सिर्फ कमियों पर नहीं बल्कि जिंदगी के अच्छे पहलुओं पर भी ध्यान दे रहे हैं। और एक और था, तो क्या? मानसिकता। सो व्हाट? जी, ये क्या है? ये हमारे डर और चिंता वाली व्याख्याओं को चैलेंज करने का तरीका है। जब हम किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं तो हम अक्सर सबसे बुरे नतीजे की कल्पना करते हैं। हाँ, कैटास्ट्रोफाइजिंग जिसे कहते हैं। बिल्कुल। तो सो व्हाट मानसिकता कहती है कि ठीक है, मान लो सबसे बुरा हुआ, तो क्या मैं उसे संभाल नहीं पाऊंगा? क्या वो सच में दुनिया का अंत होगा? अक्सर जवाब होता है नहीं। डर हमारी कल्पना में ज्यादा बड़ा होता है असलियत से। ये हमारे डर को पर्सपेक्टिव में रखने में मदद करता है। तो ये सारी रणनीतियां सुनने में तो सरल हैं, पर क्या ये वाकई असरदार हैं? क्या सिर्फ नाम देने या सीधा बैठने से चिंता चली जाती है? देखिए, इनकी सरलता ही इनकी ताकत है। ये कोई जटिल मनोवैज्ञानिक अभ्यास नहीं है जिन्हें सीखने में महीनों लगें। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात है जो लेखक के इंटरव्यू से भी साफ होती है, वो है निरंतरता, कंसिस्टेंसी। अच्छा। इन रणनीतियों का असर कोई जादू की तरह एक बार में नहीं होता। इन्हें लगातार अभ्यास में लाना पड़ता है, खासकर तब जो भावनाएं शांत हों, ताकि जब वो तीव्र हों तो आप इन्हें इस्तेमाल करने के लिए तैयार हों। ये सरल जरूर है, पर इन्हें आदत बनाना असली चुनौती है। ये बात तो है। आदत बनाना ही मुश्किल होता है। और ये जानना भी दिलचस्प है कि लेखक थे वो मॉरिस, जिन्होंने भावनाओं पर महारत हासिल करने की इतनी बातें की हैं, वो खुद शर्मीलेपन और इंट्रोवर्शन से जूझते थे। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि कैसे इस वजह से उन्हें अपनी जिंदगी में वो नतीजे नहीं मिल रहे थे जो वो चाहते थे। हाँ, और उनकी अपनी कहानी शायद उनकी किताब के संदेश को और ज्यादा वजन देती है। उन्होंने सिर्फ थ्योरी नहीं दी है, बल्कि खुद उन चुनौतियों का सामना किया है और उनसे बाहर निकले हैं। बिल्कुल। उनका वो ऑफिस की नौकरी छोड़ के लेखन में आना, फिर फ्रांस से एस्टोनिया चले जाना ताकि वो अपने काम पर ज्यादा ध्यान दे सके, बिजनेस करना आसान हो, ये सब दिखाता है कि उन्होंने अपनी अंदरूनी बाधाओं पर काम किया, जैसे शायद भारी दुनिया का सामना करने का डर या शर्मीलापन, और जानबूझकर ऐसे कदम उठाए जिससे वो अपने लक्ष्य हासिल कर सके। ये तीसरे नियम अल्पकालिक दर्द सहना का भी उदाहरण लगता है। हाँ बिल्कुल। इतने बड़े बदलावों में यकीनन काफी अनिश्चितता और असुविधा रही होगी, लेकिन उन्होंने वो सहा ताकि वो अपनी मर्जी का काम कर सके। इंटरव्यू में वो अपने सफलता का राज जुनून, ऑब्सेशन और निरंतरता को बताते हैं। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने देखा कि उनके क्षेत्र के कई सफल लेखक सोशल मीडिया पर बहुत कम समय बिताते हैं। हाँ। तो उन्होंने भी तय किया कि वो अपनी एनर्जी किताबें लिखने और अमेज़न विज्ञापन जैसी चीजों को समझने में लगाएंगे, बजाय ट्विटर या इंस्टाग्राम पर छाए रहने की कोशिश करने के। ये आज के जमाने में थोड़ी अलग सोच है ना? बिल्कुल अलग सोच है।
और ये इस बात पर जोर देता है कि सफलता का कोई एक तय फॉर्मूला नहीं होता। ये दिखाता है कि अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना और बाहरी शोर जो डिस्ट्रैक्शंस है उनसे विचलित ना होना कितना जरूरी हो सकता है। उनकी एक और बात कि नींद भावनाओं को नियंत्रित करने में सबसे अहम है, फिर वातावरण और उसके बाद विचार। ये भी सोचने लायक है। हाँ, ये क्रम थोड़ा चौंकाने वाला है। हम अक्सर विचारों पर ज्यादा फोकस करते हैं। हाँ, अक्सर हम सिर्फ पॉजिटिव सोचने पर जोर देते हैं, लेकिन शायद अच्छी पूरी नींद लेना और एक शांत सपोर्टिव माहौल बनाना भी उतना ही या शायद ज्यादा जरूरी है हमारी भावनात्मक स्थिरता के लिए। और वो खुद पर भरोसा करने की बात भी करते हैं, जो तब और जरूरी हो जाता है जब आप कोई ऐसा रास्ता चुन रहे हो जो आम नहीं है। सही कहा। तो अगर हम इस किताब मास्टरी और इमोशंस की तुलना बाजार में मौजूद दूसरी सेल्फ हेल्प किताबों से करें तो ये कहाँ फिट होती है? मतलब किसके लिए ज्यादा फायदेमंद है? ये एक अच्छा सवाल है। जैसे जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स को लें, वो बाहरी व्यवहार और आदतें बदलने पर जोर देती है। आप क्या करते हैं, उसे कैसे सुधारें। हाँ, छोटी छोटी आदतें बनाना। हाँ, जबकि मॉरिस की किताब अंदरूनी दुनिया पर केंद्रित है, आप कैसा महसूस करते हैं और सोचते हैं। तो एक तरह से ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। पहले अंदर से ठीक महसूस करें, फिर बाहरी आदतें बदलें, या शायद साथ साथ। और मार्क मैनसन के द सटल आर्ट के मुकाबले मार्क मैनसन का अंदाज ज्यादा बोल्ड है। थोड़ा कह सकते हैं कि वो आपको झकझोर कर ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि आपकी वैल्यूज क्या हैं, आप किस चीज की परवाह करते हैं। मॉरिस का तरीका ज्यादा शांत है, स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला है। मतलब मैनसन थोड़ा धक्का देते हैं, मॉरिस हाथ पकड़कर चलाते हैं। कुछ ऐसा कह सकते हैं, हाँ। और डैनियल गोलमैन की इमोशनल इंटेलिजेंस के मुकाबले वो तो क्लासिक मानी जाती है। हाँ, गोलमैन की किताब भावनाओं के पीछे के विज्ञान, जो रिसर्च है, जो थ्योरी है, उसमें बहुत गहराई तक जाती है। वो आपको क्यों समझाती है कि भावनाएं कैसे काम करती हैं। मॉरिस ज्यादा व्यावहारिक है, वो आपको कैसे बताते हैं, मतलब तुरंत इस्तेमाल करने वाले औजार, टेक्निक्स देते हैं। अच्छा। तो चुनाव इस पर निर्भर करता है कि पढ़ने वाले की जरूरत क्या है। अगर किसी को तुरंत लागू करने वाले सरल उपाय चाहिए, खासकर अगर कोई ओवरथिंकिंग या नेगेटिविटी से परेशान है, तो मॉरिस की किताब बहुत मददगार हो सकती है। ये उन लोगों के लिए भी अच्छी है जो पर्सनल डेवलपमेंट की दुनिया में नए हैं। और जिन्हें ज्यादा गहराई या कहानियां पसंद है। हाँ, जिन्हें भावनाओं के न्यूरोसाइंस या डिटेल्ड केस स्टडीज में रुचि है, उन्हें शायद गोलमैन ज्यादा पसंद आए। या जिन्हें कहानी कहने के अंदाज में सेल्फ हेल्प अच्छी लगती है, मतलब किस्सों के जरिए सीखना, उन्हें मॉरिस की शैली थोड़ी सीधी और टू द पॉइंट लग सकती है। मॉरिस की किताब एक तरह से प्रैक्टिकल वर्कबुक जैसी है, मतलब करो और सीखो। समझ गया। तो कुल मिलाकर आज की इस सारी बातचीत से जो बात उभर कर आ रही है वो ये है कि अपनी भावनाओं का मालिक बनना, उन पर महारत हासिल करना, ये कोई रहस्यमयी चीज या कोई जन्मजात गुण नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये एक सीखा जा सकने वाला हुनर है, एक स्किल है। इसमें अपनी व्याख्याओं को समझना, भावनाओं से लड़ने के बजाय उन्हें स्वीकार करना सीखना और रोजमर्रा में छोटे छोटे व्यवहारिक कदम उठाना शामिल है। असली बदलाव शायद उस पल में छिपा है जो बाहरी घटना और हमारी प्रतिक्रिया के बीच आता है। वो छोटा सा गैप जहां हम रुककर चुन सकते हैं कि हमें कैसे रिएक्ट करना है। बिल्कुल सही कहा। वो जो विक्टर फ्रैंकल ने कहा था, उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच का स्थान। और जाते जाते एक सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए, जो डॉक्टर कीलन के तीसरे नियम और मॉरिस की निर्मित भावनाओं की अवधारणा से जुड़ता है। हाँ, जरूर। सवाल ये है कि जब कोई भावना, खासकर कोई मुश्किल या बार बार आने वाली नेगेटिव भावना हमें घेर लेती है, तो वो असल में हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है? क्या वो सिर्फ एक शोर है जिसे हमें अनदेखा करना है, अशांत करना है, या फिर वो हमारी किसी गहरी ज़रूरत, किसी अधूरे मूल्य या किसी ऐसे विश्वास की तरफ इशारा कर रही है जिसे समझने और जिस पर काम करने की ज़रूरत है? ये गहरा सवाल है। हाँ, जरा सोचिए, क्या हमारी सबसे मुश्किल भावनाएं ही हमें अपने बारे में सबसे ज़रूरी सबक सिखा सकती हैं? क्या उनमें कोई छिपा हुआ संदेश है? वाह, ये सोचने के लिए एक बेहतरीन नुक्ता है। इसी विचार के साथ हम आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। याद रखें, भावनाओं पर महारत कोई मंजिल नहीं है जिसे पा लिया और काम खत्म। हाँ, ये एक सफ़र है। ये एक सफ़र है जो लगातार चलता रहता है। हर दिन सीखने और बेहतर होने का मौका है।